उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, आज उसके साइड इफेक्ट में कैंसर भी है, उसके साइड इफेक्ट में कई तरह की बीमारियां हैं, भूलने की बीमारियां हैं, चलने की बीमारियां हैं। ये सारी चीजों को हमको ये समझना है। हम इतने स्वयं अपने इतने विकासशील थे, हम अपने आप में इतनी, हम लोगों में इतनी संपदा थी कि हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद का उन्होंने सहारा लिया था बीमारियों को दूर करने के लिए। हम लोगों के लिए एक सूत्र दे दिया था, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति। हम जो भी बोलते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है। ऐसा दुनिया का कोई भी शब्द नहीं है जो मंत्र ना हो या मंत्र के मेल का ना हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो मेडिकल का काम नहीं करती है बस। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी इंसान अयोग्य नहीं होता, दुनिया का कोई भी इंसान अयोग्य नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रोजगार तत्व दुर्लभ, इन सबको संजोने वाला, इस सबको कोऑर्डिनेट करने वाला वो आदमी की दुनिया में कमी है। और इसका परिणाम ये है कि हमको, और जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण है। हम उस ज्ञान को, संजय हुए ज्ञान को भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सब संस्कृत में है। वो संस्कृत हम लोगों ने पढ़ा नहीं है पिछले 100 साल से, बल्कि आजादी के बाद ज्यादा डिटोरिएशन हुआ, जब तो संस्कृत थोड़ी बहुत थी। अभी वो संस्कृत के अध्याय को ले गए जर्मनी वाले। अगर आपको मालूम होगा, पांडिचेरी से जर्मन वालों ने जब समझ लिया कि मातृभूमि से बढ़ के कोई चीज नहीं है, तो उन्होंने जितनी पुस्तकें मिली संस्कृत की सारी पांडिचेरी में उन्होंने 3 शिप में लादा और वो लेके गए अपने जर्मनी में। और ताजुब की बात यह है कि हिंदुस्तान में तो अभी, हमारे देश में तो अभी संस्कृत की यूनिवर्सिटियां बढ़ रही है। उस जमाने से आज से 50 साल पहले वहां 9 विश्वविद्यालय थे संस्कृत के, क्योंकि उनको मालूम था कि ये ज्ञानी है, बस इन्होंने आत्मरक्षा वाली कहानी छोड़ दी है, क्योंकि ये अहिंसावादी हो गए। अहिंसावादी जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई वैल्यू नहीं। आज जब भारत ये बोलता है कि हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, सिर्फ उतने से ही पूरी दुनिया में एक विचारों में परिवर्तन हो जाता है कि ये साधारण देश नहीं है। अब ये पहली स्थिति नहीं है कि इसको हम लोग इन्वेट कर सके, ये वो देश नहीं है जहां हम कुछ कर सके। ये स्थिति बदल चुकी है और ये बदला हुआ देश, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आपको ये स्थिति दिख रही है। नहीं तो अगर याद होगा अपने बचपन में पीएल क्या होता, 480 होता था, उसमें गेहूं लेते थे। हमारा देश तो गेहूं पूरा भोजन भी उत्पादन नहीं कर पाता था, इतनी गरीबी थी, क्योंकि उद्योग सारे बंद हो गए थे। बुनकर बुनाई नहीं करते थे क्योंकि मशीनों से माल आता था, लोहारी नहीं कर पाते थे, बढ़ई नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज से आते थे और वहां से मशीनों से बड़े किफायती रेट में आते थे। आज भी चाइना से हम कंपटीशन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और वहां का लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा की, उन्होंने कोई भी वेस्टर्न पैटर्न नहीं अडॉप्ट किया। वहां पे जब मेडिकल का एजुकेशन भी होता है तो उन्होंने अपने देश की जो विद्या है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और वो जानवरों के तेल से जो इलाज करते हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने बरकरार रखा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारी संस्कृति 7000 साल पुरानी है। ये 200-300 साल की संस्कृति हमको वो ज्ञान नहीं दे सकती। हम ज्ञान सब तरफ से लेंगे, हम भी अपने देश में ये बात करते हैं कि ज्ञान हम भी सब तरफ से लेंगे। और हेल्थ जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, आप कितना भी काम कर लें, अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो सारी व्यवस्था जो है आपके लिए दुखदायी हो जाएगी। इसलिए हेल्थ एक फैक्टर अलग है। मैं उसमें जहाँ पे हमारी लाइफ आसान हो जाए और वेट करते हैं, वो 1-2 साल वेट कर लेते हैं, वो जिंदगी का समय बर्बाद करते हैं। उनको जो काम समय का ध्यान रख करके जब जो काम मिले वो काम कर लेना चाहिए। अरे 8 घंटे आप सर्विस करिए, 1 घंटा आना जाने का हिसाब और जोड़ देता हूं मैं, आपके पास फिर बचा हुआ है 8 घंटा, जिसमें आप वो सारी तैयारियां कर सकते हैं और बिजी रहिए। आपको खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। अगर आप ऐसे ही समय निकाल देंगे तो वो आपको बाद में बड़ा फील करेगा। आप पता चलेगा कि आप ही के साथी, आप ही के बैच वाले, आप ही के उम्र वाले कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और एमएसएमई बढ़कर के बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, जैसे जापान में हो गई है, जैसे कोरिया में हो गई है, जैसे चाइना में हो गई है।
तो एक्चुअली एक अगर आपको बोनसाई के बारे में मालूम होगा, बोनसाई में शायद रामकृष्ण जी गए थे वहाँ पे जापान में, उन्होंने देखा कि एक छोटे से गुलदस्ते के ऊपर में आम का पेड़ लगा हुआ है और आम उसमें फल रहा है, आम का फल है, उसमें नींबू भी है। तो उनको बड़ा ताजुब हुआ, ये तो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, नींबू का तो चलो छोटा है पर आम का तो बड़ा झाड़ होता है और इसमें आम कैसे पैदा हो रहा है। तो उन्होंने दुकानदार से पूछा कि भाई ये छोटा कैसे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसकी जड़ काट दो ये छोटा हो जाएगा, छोटा सा झाड़ रहेगा। तो हमारे यहाँ MSME का जो इंडस्ट्री डाले हुए लोग हैं, इनकी जड़ काटी हुई है, ये बड़ा एक्सपेंशन नहीं कर पाते, पर वो ब्रेक आप लोगों को लगाना है। और आप अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमारी जो इकोनॉमी है उसको डबल ट्रिपल चौबल करना है, तो आपको वही हिसाब से आपकी जड़ें लंबी जाना चाहिए। हमारे संस्कार कट चुके हैं, हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं या प्राचीन मान्यताएं या हम लोगों का जो व्यवस्था है वो सारा खत्म हो चुका है। हमने लंबी गुलामी झेली है। 1000 के साल में हमारा ऐसा था उस समय कि हाथ उठाते तो हाथ कट जाता था, बिकॉज वेस्टर्न कंट्री में क्रुएल्टी ज्यादा थी, उनके यहाँ रिसोर्सेज कम थे, और चाइना, हिंदुस्तान और एशियन कंट्री में रिसोर्सेज बहुत थे, शांतियां थी, पैसे थे, बड़ा रिच कंट्री था। तो वो आके एज ए इन्वेडर और आकर के यहाँ से लूट के लेते गए, और हम लोग अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए। तो रक्षा नहीं करते तो गुलामी और सरेंडर का काम हो ही जाता है। तो उसमें हम लोगों की जड़ भी कट गई। आज मैं आपको बताता हूँ कितने बच्चों को संस्कृत का मालूम है, कितने बच्चे हाथ उठाएं संस्कृत का जिनको अच्छा सा नॉलेज है, एक भी नहीं। पर अगर आप जर्मनी में जाएंगे तो वहां के स्टूडेंट संस्कृत के बारे में हम लोग को रिस्पेक्ट करते हैं। संस्कृत का वहां पे बड़ा चलन है, क्योंकि कंप्यूटर की अगली भाषा संस्कृत होने वाली है। दैट इज ओनली द साइंटिफिक लैंग्वेज विच हैज द साउंड एज इट इज रिटन। तो हम अपने कल्चर को भूल जाएं, हम अपनी जड़ों को मजबूत करना है, हमको वो ब्रेक दिमाग से हटा देना है कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, इस जगह से हैं, वो सब आप दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। कि आगे आने वाली जब इतनी बड़ी इकोनॉमी की, थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं फिर 5 साल के अंदर में, तो हमको अपने ये बैरियर्स तोड़ने होंगे। हम कहीं से कम नहीं है। चाहे आप ऐसा लग रहा होगा कि आज इंस्टीट्यूट में यहाँ काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, और IIT में कोई बड़ा काम हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं नहीं, IIT में भी हमको ऐसे ही इंट्रैक्शन के लिए बुलाया जाता है। NIT तो खैर सर को मालूम ही है, वहाँ मेरे को हर फंक्शन में मेरे को खास मैं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी कोई भी मिराकल कर सकता है। कोई आपको पेटेंट सोचेंगे कि कोई कंपनी का ऑफिसर करेगा, तो ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। वहां का एक साधारण वर्कर भी अगर चाहता है कि ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो, तो वो डेवलपमेंट वो साथ में एसोसिएशन के कर। यहाँ पे भी टीचिंग प्रोफेशन में भी आप इंडस्ट्री को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम अगर मैं ब्लोअर पुरानी टेक्नोलॉजी का चला रहा हूँ, उसकी इफिशियंसी क्या है, वो मालिक को कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको तो बस प्रोडक्शन, क्वालिटी और मटेरियल निकल गया, बस इतना ही चाहिए। ये सब इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनकर एक सरस्वती माता के रूप में जब इंडस्ट्री में आती है, तब वो इंडस्ट्री का एक रूप, एक बड़ा रूप सामने आता है, उभरता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसीलिए आप इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर न करें। टेक्नोलॉजी तो देखिए हर 5 साल में टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। अब इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और अगर मान लो नीदरलैंड में कुछ हुआ है तो वो हिंदुस्तान में 3 दिन के अंदर में आने वाला है, यूरोप में कुछ होने वाला है तो यहाँ पे आने वाला है। कोलैबोरेशन इतना फास्ट होता है, फ्रेंचाइजी होती है, इतनी फास्ट व्यवस्था हो गई है, तो आपको टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं भी हो तो मत घबराइए। आप इंडस्ट्री में आने के बाद इसको ध्यान से देखिए। बहुत सारी इंडस्ट्रियां बहुत सारे नॉलेजेबल चीजों को बुलाती है। आज सीमेंट प्लांट चल रहा है, आपको मालूम है सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट,
और पावर प्लांट कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है। मेरा डिमांड नहीं आया और पावर प्लांट चल रहा है तो टरबाइन चलता नहीं रहेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। वो अचानक सीमेंस और एबीपी कंपनी ऐसा होता है, आपकी डिमांड कम आई, विद इन सेकेंड्स वो टरबाइन की स्टीम का उसको कंट्रोल कर देता है। तो हमारा वहाँ पावर बॉयलर में कोयला नहीं लगता, कम कर देता है स्टीम जनरेशन, ऑटोमेटिकली वो फीडिंग को ही कम कर देता है। सो मच ऑफ ऑटोमेशन हैज कम। तो आप जरूर इंडस्ट्री को विजिट करिए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियों को विजिट करिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे कि भी ये क्या होता है, कैसा ऑटोमेशन कंट्रोल होता है, कैसी ड्राइव होती है, मशीनों में एनर्जी कैसे कम होती है, ये सब चीजों को आपको जानकारी मिलेगी। और कैसे एक मशीन को रिप्लेसमेंट करना है। मैं मोटर चला रहा हूँ, ये मेरी तो बहुत बढ़िया मोटर है, 15 साल से चल रही है, ये सब कहानी नहीं करें। अब आपको ये देखना है कि मेरी जो एनर्जी लग रही है वो मेरे को 1 साल में रिटर्न दे देगी अगर मैं नया लगा के डालूंगा। नए ट्रक्स आ गए हैं, पहले वाले ट्रक एवरेज कम देते थे, नए ट्रक ज्यादा कंफर्ट के साथ ड्राइवर को बिठाते हैं और ज्यादा एवरेज देते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी के लिए पूरा अलर्ट होना जरूरी है। अभी आप देखो, फाइनेंस के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, अभी आप घर से बैठ के मोबाइल से आपने घर में बैंकिंग कर ली। अगर गांव में अपने माता पिता को पैसा भेजना है, अभी तो ले रहे होगे आप लोग, फिर बाद में भेजोगे तो वो भी कोई दुकान में गया, वहां दे दिया उसको पैसा, उसने ट्रांसफर कर दिया, आपको सामने वाले ने दे दिया। तो ये बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की व्यवस्था से भी बड़ी मोबाइल बैंकिंग है। आज गांव-गांव में अगर मैं अपने रिश्तेदार को भी पैसा भेजना चाहता हूं तो 5 मिनट से ऊपर लगता नहीं। ये टेक्नोलॉजी का आपको उपयोग करना है, आपको यूट्यूब का उपयोग करना है। तो आप जब इस प्रोग्रेस इतने व्यवस्था के साथ जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपके इंटरव्यू, आपका कॉन्फिडेंस इस इंस्टीट्यूशन का भी नाम बढ़ाएगा और आपके परिवार का भी नाम बढ़ाएगा और आपके साथ साथ समाज और देश की भी प्रगति होगी। आप एमएसएमई कंपनियों को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। छोटी कंपनी समझ लीजिए, यहाँ पे लैब में तो सब चीज सरकार प्रोवाइड नहीं कर सकती। आपकी जो प्रैक्टिकल लैब्स है, कितनी चीज होगी, थोड़ी बहुत चीज दिखाएगी। परंतु एमएसएमई कंपनी में जब आप जाओगे तो हर कंपनी अलग अलग है, वहां हर चीज देखोगे आप। और इतनी फैसिलिटी है एमएसएमई कंपनी में, आप उसके ओनर से भी बात कर सकते हो, उसके सुपरवाइजर से भी बात कर सकते हो। बड़ी कंपनी में जाओगे, जरूर जाओ बड़ी कंपनी में भी, पर अगर एमएसएमई से अनुभव लेके जाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ तो आपको हर चीज बता देगा, वो वर्कर बता देगा, कंपनी का डायरेक्टर बतला देगा, उसका एग्जीक्यूटिव बतला देगा। इसलिए एमएसएमई इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम वेटिंग फॉर अपॉइंटमेंट इन अ बिग कंपनी, रादर यू शुड पुट योर 8 hours फॉर द नॉलेज में। आपको बड़े उनसे बात कैसे करना, अपने सीनियर से कैसे बात करना, अपने जूनियर से कैसे बात करना, क्या लॉ होता है, पॉल्यूशन का लॉ क्या है, लेबर लॉ क्या है, फैक्ट्री लॉ क्या है, ये सारी चीजों की आपको जानकारी फ्री में मिलेगी। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जब सीमेंट प्लांट में, टेक्सटाइल मिल और सीमेंट प्लांट में नौकरी की, तब मेरे पिताजी व्यापारी थे, बड़े खुश होते थे, अरे तुमको पैसे भी मिल रहे हैं और एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम है। पर ये है, इसमें ब्रेक लगाना, 3 साल के बाद वापस आ जाए। तो मेरा कहना ये है कि आप जरूर इंस्पायरेशन रखो, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी कितनी है, गवर्नमेंट नौकरी सिर्फ 3 करोड़ की है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। तो गवर्नमेंट की नौकरी का तो देखिए इतना कॉम्पिटिशन होगा। उसके बाद जो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो कितना देते हैं, वो 1.5 करोड़ की नौकरी देंगे। बाकी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको एमएसएमई में जाना पड़ेगा या आपको खुद सेल्फ बिजनेस करना पड़ेगा। तो आप हर तरह से प्रिपेयर रहिए, जहां मौका, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आपको अगर अपना खुद व्यापार करते हैं तो आप बहुत ही अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री रखेंगे, कोई बाइंडिंग नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने स्किल लगाएंगे, जितने आप होशियार हैं, जितने आप में कला है, उसके हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होगी, उसमें कोई बंधन नहीं होता। ये एक और सरल तरीका है इंडस्ट्री के अंदर जाने का। आप जिस भी कंपनी में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं
वहां पे आप देखिए, क्योंकि बेटर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप विजिट करते हैं तो वहां पे देखिए कि क्वालिटी के क्या प्रॉब्लम है, वेस्ट के क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी के इसको कैसे रिसाइकल करें, ये भावना होगी कि दिस इज इनोवेटिव वर्क। इसमें आपको फैक्ट्री वाला भी आपको चाहने लगेगा। देखिए, आपको सिर्फ नौकरी करना है तो आप सिर्फ योगा कर्मसु कौशलम में मन का जो है उसको सिर्फ 25% दीजिए, आपकी नौकरी पक्की है। 25% मन लगा के काम करिए, आपको 25% में आपका नौकरी मिल जाएगा। पर आप 50% मन लगा के करेंगे तो आप इज्जतदार होकर के उस कंपनी में काम करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी। और सरप्राइजिंगली अगर आप 100% इंटरेस्ट के साथ उस कंपनी में काम करते हैं तो यकीन मानिए आपको वो कंपनी वाला अपना पार्टनर बना के रख लेगा। अरे ये जाना नहीं चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाना नहीं चाहिए, ये मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो आप जो मैंने कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, तो वो जो गीता के तीनों अध्याय हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। काम करने ही करना है, मन लगा के करना है, और उसके बाद अगर ज्ञान लगा के करते हो तो आपका कोई कंपटीशन नहीं रोक सकता। आप यू विल एक्सेल इन द ब्रांच और वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग यू विल बी एक्सेलिंग इन दैट। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप कंपनी ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए, आके नोट बनाइए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और दूसरी एक और भी बात है, मान लो ये समझ नहीं भी आई तो एक चीज आप कर लीजिए, आजकल हर कंपनी ISO करती है, क्योंकि क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हर पब्लिक सेक्टर, हर सरकारी अधिकारी, हर परचेज वाला, चाहे लार्सन ब्यूरो हो, चाहे वो ABB हो, सब लोगों का एक ही है कि आपके सिस्टम क्या है, आपके प्रोडक्शन के तरीके क्या हैं, आपका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आप अपने वर्कर को क्या फैसिलिटी दे रहे हो। तो वो ISO की अगर आप MR के साथ काम कर लेते हो तो आप यू बिकम ए यूनिवर्सल मैन, यू कैन गो टू एनी इंडस्ट्री, इमीडिएटली वो बोलेगा अच्छा क्या ISO के बारे में जानते हैं, अच्छा ISO के बारे में आप MR के साथ काम किए हुए, चलो अंदर आओ, हमारा भी ISO का सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना है। या और वो अगर मान लो लगा उसको कि 2 साल बाद में भी मेरे यहाँ सेटिस्फेक्शन हो गया, अपने दोस्त को बोलेगा यार मेरे पास एक MR बहुत अच्छा है। तो MR तो ऐसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाली तो ऐसी दुकान है जिसकी हमेशा ही चलनी है, क्योंकि दुनिया में क्वालिटी का एकदम ठप्पा लगा हुआ है। आप देखो यूरोप से कोई चीज आती है, चाइना से कोई चीज आती है, उसकी फिनिश उसको देख के ऐसा लगता है कि क्या चीज है, तो क्या बनाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं। वो चीज हमारे भी बनने लगेगी, क्योंकि हमने भी ज्ञान सब तरफ से लिया, 10 दिशाओं से लिया है। हमने चाइना से इतना झगड़ा होने के बाद भी हमने टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं लगाया इस कंट्री से। अभी भी मशीन इंपोर्ट करते हैं, हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सब तरफ से, ऑस्ट्रेलिया हो, सब तरफ से हम लोगों ने अपने आप को कहीं पे भी नहीं रोका है। तो ये जो क्वालिटी वाला है ये सिस्टम आप हमेशा दिमाग में रखिए कि कुछ नहीं हो तो ISO 9000 आप पढ़ाते हैं सर यहाँ पे ISO 9000? हाँ, तो ISO के बारे में जरूर पढ़िए, जरूर, या ट्रेनिंग ले लीजिए। आप लोगों को ट्रेनिंग 15 दिन में उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, वो 15 दिन से जो रिजल्ट आएंगे वो आप खुद भी तारीफ करेंगे कि जब पढ़ना शुरू करेंगे हमारे साथ एक्सपीरियंस लेंगे तो वो अपने आप ही समझ आ जाएगा। एक बात और भी है, क्योंकि मैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हूँ तो बिजनेस के बारे में भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, बिजनेस के बारे में लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं है। बिजनेस को लोग एक परेशानी वाला आइटम ही समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं पता नहीं ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये दिमाग में हमेशा भ्रम होता है, इसीलिए वो सरकारी देखें, ये सब चीजें कुछ नहीं। वो भी वैसे ही आदमी है जैसे आप हो, सोहम है सब, कोई फर्क नहीं है किसी में। आपको बिजनेस के प्रति अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको सपोज आपको आज 25,000 रुपए कोई कंपनी में मिलते हैं और आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है या फ्रेंचाइज मिल रही है जिसमें आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में होने वाली है, तो आप डर के मत छोड़िए और डर के मारे मत रहिए कि नौकरी छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। आप बढ़िए आगे, नौकरी फिर मिल जाएगी। अच्छे आदमियों की कमी हमेशा इंडस्ट्री में रहती है।
हो सकता है वो जहां से छोड़े वही आपको वापस ले लेगा। पर माइंडसेट बिजनेस के प्रति आप बिल्कुल जो है वो उसको ठीक करिए कि बिजनेस कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है। एक कहानी और बताऊंगा मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। हूवर करके एक इंजीनियर थे। जब फर्स्ट वार्ड हुआ, आपको शायद मालूम भी होगा, फर्स्ट वार्ड हुआ तो उस समय हूवर मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने उस समय नौकरी नहीं मिलती थी, रिसेशन आ गया था। तो इंजीनियरिंग करके बस आप लोगों की तरह यंग थे, फिर इंजीनियरिंग कंपनी में गए। उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे नौकरी में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई यदि रिसेशन है तो उनको नौकरी में कौन रखेगा, हमारे पास कोई जगह नहीं। उसने बोला साहब बहुत जरूरी है, मेरे को काम तो करना होगा। बोले देखो एक हमारे यहाँ टाइपिस्ट की पोस्ट खाली है, तुम टाइपिस्ट बन सकते हो तो देख लो। बोले साहब मुझे 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन बाद में फिर आऊंगा इंटरव्यू में। 2 दिन बाद वो यंग बॉय इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में गया तो उन्होंने डिक्टेशन दिया, डिक्टेशन उसने लिखा, टाइप किया और उसको एक लेटर बनाने बोला। उसने बढ़िया ड्राफ्टिंग की और बना करके कंपनी के डायरेक्टर को दिया। तो कंपनी के डायरेक्टर ने बोला भाई जब तू इतनी अच्छी टाइपिंग करता था, इतनी अच्छी तेरी लेटर ड्राफ्टिंग है, इतना तू इंटेलिजेंट है, तो तू पहले दिन जब आया था उसी दिन को नहीं तूने इंटरव्यू दिया? तो उसने कहा सर मेरे को टाइप राइटर का ABCD नहीं आता था, मैं ये 2 दिन 48 घंटे पूरे समय टाइपराइटर सीखता रहा, टाइपराइटर ही करता रहा, चिट्ठी बनाता रहा। पूरे समय मैंने एक मनोभाव से पूरा टाइपिंग का काम किया और जब मुझे लगा कि आप बोलोगे और मैं टाइप कर लूंगा, उस स्थिति में मैं आपके यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ। कितना टैलेंटेड आदमी है। आपको कोई भी काम, और आपकी प्रतिभा है वो तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगी, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। और फिर बाद में हुआ जो पनडुब्बियों में जो उसने रिसर्च किया है, शायद आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी पनडुब्बियां, उसका वो हेड था उस कंपनी का, उस कंपनी का हेड बन गया। क्यों जाने देगा ऐसे आदमी को जो कंपनी की वर्किंग को मल्टीप्लाई करे? उसको इमीडिएटली 6 महीने बाद क्या उसको लिखा हुआ है पुस्तक में उसमें कि कब उसको वापस इंजीनियर बना दिया उन्होंने और फिर उन्होंने डेवलपमेंट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने बहुत धूम की और उसके अंदर पनडुब्बियों में तो उसका बड़ा नाम है, हूवर का नाम चलता है। जो उस समय का पुस्तक पढ़े होंगे उनको ज्यादा मालूम होगा। तो ये सोच करके कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, आप सीख क्या रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है, आपका अग्र सोच क्या है, आप कितने अग्रगामी हो, ये बहुत जरूरी है। आप लोग इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यक है वो ये है कि आप डिस्कवरी चैनल देखें, नेशनल जियोग्राफी को देखें और हिस्ट्री चैनल को देखें। और भी होंगे चैनल, मेरे को तो सिर्फ 3 चैनलों का मालूम है। इसमें आपको इतना ज्ञान का मसाला मिलेगा, इतनी चीजें आपको एक सोचने का तरीका बदलेगा। और फिर आपस में चर्चा करें। अगर आपके एक मित्र ने वो डिस्कवरी चैनल देखा है और आपके एक मित्र ने हिस्ट्री चैनल देखा है, तो वो आकर के आपस में चर्चा करें तो उसको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, आपको डिस्कवरी के बारे में पता चलेगा, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी पूरे ग्रुप का बढ़ जाएगा। समय का उपयोग ऐसे ही करिए, थोड़ा काम तुम कर, थोड़ा काम हम करें और एक साथ मिल करके उस नॉलेज को गेन करें। तो इसलिए ये आप लोग अपने एलुमनाई से भी पूरा संपर्क करें। अभी मैं सर से चर्चा भी कर रहा था कि एलुमनाई जो है इस कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट से ज्यादा ईमानदार, डिवोटेड, प्यार करने वाला अधिकारी आपको नहीं मिलेगा। जो इस कॉलेज से पढ़ा हुआ है उसका प्यार अपने गुरुकुल से हमेशा बना रहेगा। आप एलुमनाई को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि 2, 4, 5 साल को वो भी भटकेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, उसके बाद उसको नॉलेज आएगा। आप उनकी मीट कराइए। मीट कराने का मतलब नहीं कि खाया खिलाया पिलाया छोड़ दीजिए, उनके साथ चर्चा करिए। आप उधर 10 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, उधर सामने में 10 लोगों को बिठा दीजिए और फ्री बात करिए। मैं बड़ा ताजुब कर रहा था जब पांडे सर ने मेरे को भेजा कि 1-1.5 घंटे का सेशन है, तो बोला भैया इसमें भाषण तो नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ टॉक हो सकता है।
I will share what I have in mind and I can discuss that only. क्योंकि 5 मिनट की जो बात होती है उसमें बड़ा कठिन काम होता है, एकदम अप टू डेट गवर्नर बैठा है, चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसके सामने बात करना है, 5 मिनट का टाइम, 1 घंटी बजी, 4 मिनट के बाद में 1 घंटे में कंप्यूटर। यहाँ मुझे फ्री टाइम सा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टाइम है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई भी बोलो वाली बात नहीं, पर सब रिलेवेंट है। ऐसा मैं आपको भी बताता हूँ कि जो उदासी आती है ना, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, उससे कोई नहीं बचा है। हर किसी को कोई ना कोई स्टेज में डिप्रेशन आते ही। अरे वो दुनिया का इतना बड़ा सम्राट युधिष्ठिर का भाई, छोटा भाई धनुर्धारी, वो बोलता है मैं तीर नहीं चलाऊंगा, वैसे गांधी नहीं उठ रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है। अरे तो फिर कृष्ण भगवान ने उसको ज्ञान दिया कि तू कर्म कर, पहले तो तेरा ये काम है, तू अपना धर्म अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरी बदनामी होगी, क्योंकि ये तेरा काम है। बोले मैं अपने गुरु जी को कैसे मारूंगा, अपने भाई कजिन ब्रदर को कैसे मारूंगा? तो बोले वो ये धर्म युद्ध है, ये विचारों का युद्ध है, और कोई फिक्र नहीं करता। आप भी, हम भी चले जाएंगे 15-20 साल बाद, आप लोग भी 40-50 साल 60 साल के बाद चले जाओगे। ये दुनिया परत दर परत चलती रहती है और व्यवस्थाएं चलती रहती है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि आप कितने अच्छे से, कितने प्यार से इस जीवन को जिए हैं, कैसे लोगों को आपने हेल्प किया है, कैसे एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया है कि आप खुश रहें, लोगों को खुश रखें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको तालीम होगी, सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों के पास बैठने से होता है, क्योंकि वो अपने जीवन का जिस्ट है वो 5-7 मिनट में बता देते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। इतना तो आप कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके अभी छोटे-छोटे काम थोड़ी करो, वो तो बैठा बना बनाया आपको नॉलेज मिल रहा है, यही पुस्तकों में है। इसलिए पुस्तकें बहुत पढ़ी है, आपस में चर्चा भी बहुत करी है। एक चीज और भी समझ लीजिए कि ये दुनिया आपकी और मेरी नहीं, इस दुनिया में जीव जंतु भी रहते हैं, इस दुनिया में वनस्पति भी रहते हैं, और देख लीजिए कितने क्रूएल हैं हम लोग। हम लोगों की क्रूएल्टी इज टू द एक्सटेंट कि हम अपने मकान बनाने के लिए कई झाड़ों को मार देते हैं। वो ठीक है, बाद में पूजा वूजा करवा लेते हैं, सोचते हैं कि हमारी ये हो जाएगी, पर जानवरों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। जिस भगवान ने हमको यहाँ भेजा, उसने तो एक साथ भेजा, चाहे जानवर को भेजा हो, चाहे इंसान को भेजा हो, चाहे पक्षी को भेजा हो। ये तो नहीं करने की कि तू मार उसको, ऐसा नहीं। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का और देवव्रत का झगड़ा हुआ तो उसने तो मार दिया तीर उसको, पर राजा ने निर्णय किया मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। ये बचाने वाली जो प्रवृत्ति है, ये जो लोगों को हेल्प करने की प्रवृत्ति है, ये आपको बहुत बड़ा आत्मीय बल देता है। आप देखिए कि कितना बड़ा विचारों का परिवर्तन पूरे चाइना में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे भारत में, और भारत में जब बोल रहा हूं तो आपको अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक की बात करता हूं। पूरा बौद्ध धर्म उन्होंने अपने विचारों को स्टैब्लिश कर दिया। ये बात छोटी सी लगती है, पर आज हमारा देश भारत, जब कोविड की समस्या हुई, कोविड से आप लोग सब जानते हैं, कोविड में बताने की कुछ जरूरत नहीं है, पूरा थम गया था। हमारे यहाँ इन्वेंशन हुआ, उसके बावजूद भी छोटे छोटे देशों को, अफ्रीका के देशों को, एशिया के देशों को, साउथ ईस्ट देशों को, सब जगह उन्होंने वैक्सीन की सप्लाई की, और इतनी वैक्सीन की सप्लाई की कि खुद हमारे देश की सरकार उन फैक्ट्रियों में गई और ये देखा कि किसी भी डेवलप कंट्री तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, पर कैसे कम कीमत में लोगों की सेवा की जाए। और उसी का कारण है कि आज अगर भावनात्मक रूप में अगर हिंदुस्तान, भारत का नाम लिया जाए तो हम लोगों की पोजीशन नंबर 1 है। हमारे बाद है चाइना, हमारे बाद है अमेरिका, हमारे बाद है यूरोप। और ये आप लोगों को ये व्यवस्था आगे बढ़ाना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम अपने देश, अपने परिवार का रुके रहें, हमको पूरे विश्व का ध्यान रखना है। ऐसी भावना जब आप रहेगी तब आप खुद का फायदा करोगे,
अपने परिवार का फायदा करोगे, समाज का फायदा करोगे। मीन मेंटेलिटी में मत फंस जाना, क्योंकि ये खबर ऐसी है कि अगर इस लाइन में चले गए तो आप तो अच्छे से रह जाओगे, और उस लाइन में गए तो वो खबर में फंसोगे कि मेरा मेरा मेरा। और दुर्योधन ने 5 इंच, वो 5 सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं थी और पूरा तबाह हो गया। तो वो हमारे पास दृष्टांत है, ऐसे हमारे पास वृत्तांत है। ये कोई ऐसी फिलॉसफी या बनाई हुई चीज नहीं है, क्योंकि इस ऐसी कहानियां लिखना बड़ा मुश्किल है। इतने सारे लोगों का नाम लिखना है, उसको कनेक्ट करना है 50 पीढ़ी से, फिर कमिंग 50 पीढ़ी से। ये सब चीजों को हमारे दिमाग में एक ऑर्थोडॉक्स के नाम पे डाल दिया गया। परंतु अब जो है हम अपनी इंडिपेंडेंट सोच से आ गए। ये 75वां साल है, अमृत काल है, इसमें हमारी खुद की विचारधारा होना चाहिए। आज चाइना इतना डेवलप किया है, उसका कारण है लोग बोलते हैं हम चाइनीज के अलावा उनको लैंग्वेज नहीं आती। बोले कोई बात नहीं, हमको विदेश में माल नहीं बेचना है, पर हमारे देश के लोगों को इतना सक्षम करना है कि वो आत्मनिर्भर हो सके। और उसके बाद आप देखिए आज चाइनीज हिंदुस्तानियों से भी के बराबर अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में उनको सेव करना था, तो उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई। उस समय उसकी जरूरत नहीं थी। आज हमको अपने आप में गौरवान्वित होना है कि हम साधारण नहीं है। चाहे गांव का एक किसान है वो भी साधारण नहीं है, चाहे शहर का कोई भी आदमी हो, कोई साधारण नहीं है। ये डिस्टिंक्शन कि मैं वो ऐसा बकवास। आप विचार रखिए, बस आपका आगे आने उसमें आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। पुस्तकें पढ़े, अच्छी पुस्तकें किसकी पढ़े आप खुद ही जानकार हैं। एक तो शिव खेड़ा है, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी है, संदीप माहेश्वरी है, उसके बाद विवेक बिंद्रा है। ये सब आपको टाइम आपको एनर्जी दे देंगे, पर खुद एनर्जी आपको इग्नाइट होने के बाद अपनी एनर्जी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब वो वहां तक चला बस कोई बत्ती जल गई और बम नहीं फूटा वाला काम नहीं होना चाहिए। आपकी बत्ती जले, उसके साथ बम भी फूटे, तब आपका काम है। सर बता दीजिएगा, बढ़ रहा हो तो मैं चलते देखिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से अंदर होते हैं, कोई टेंडर नहीं मिलता, साल भर कोई काम नहीं रहता, नई नई चीज सोचनी पड़ती है। तो एक जीवन में संघर्ष बिना खुशियों की चाह फिजूल है, और जो चलता है कांटों पर उस राह में खिलते फूल है। इसलिए जो कठिन परिस्थिति है वो आपको बड़ा बनाने के लिए आई है, आपका डेवलपमेंट करना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी आपको समझाने आई है। इसलिए कभी भी आप इन सब चीजों से बिल्कुल मत डरें। आती है उसको फेस करें, फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। मुसीबतें तो ऐसा है कि मुसीबतों से लड़ना कहाँ आसान होता है, पर मुसीबत ही जिंदगी का इम्तिहान होता है। कुछ नहीं मिलता मुसीबतों से डरने वालों को, और मुसीबतों से लड़ने वाले का सारा जहान होता है। और जितनी भी आपको इज्जत मिलती है वो सारी इसी चीज से मिलती है कि आप मुसीबत से लड़ते हो, और मुसीबत से भागते हो तो आपको कुछ नहीं, आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आप जो भी चीज है उसको फेस करिए, उसके साथ फाइट करिए। सबसे बड़ा पॉइंट है जो मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है वो है हेल्थ। भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा, इस शरीर को माता पिता ने बड़े सहेज करके बड़ा किया, आप बड़े हुए, इसके बाद ये शरीर की जिम्मेदारी आपकी है। आपको बीमार नहीं होना है। आपको इतने सारे हमारे पूर्वज और पूर्वज और पूर्वज और इतनी पुरानी परंपरा है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे कोई भी कंट्री में हो, ये सारे जो ज्ञान उन्होंने किए आपको हेल्थ रखने के लिए, क्योंकि आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप कभी जीवन में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए योग है, मेडिटेशन है, खाने पीने पे ध्यान देना है, इन चीजों को आप बहुत महत्वपूर्ण समझ करके उसको ध्यान रखिए। आजकल हार्ट अटैक, कैंसर वेंसर तो ऐसे कॉमन हो गए हैं, तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है।
और इसके लिए आप ही जिम्मेदार है। और बना हुआ है, पूरा शास्त्र बना हुआ है, आप पढ़िए, नेचुरोपैथी पढ़िए और आप आराम से रहिए। हमारे यहाँ तो इतनी नॉलेज बढ़ गई थी कि कौन सा ग्रह कैसे चलता है, कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है, कितनी डिग्री में है, और पृथ्वी गोल है, उस समय से कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी गोल है और उसका सूरज का राउंड करती है। कब उज्जैन में कुंभ का मेला लगेगा, कब इलाहाबाद में लगेगा, कब व्यवस्था है, उसके पूरा सटीक अध्ययन है। ये तो 100 साल पहले ही नासा वगैरह ने वर्कआउट किया है, या वेस्टर्न कंट्री ने तो 100 साल पहले किया है। और राहु केतु जो अदृश्य ग्रह है, अदृश्य ग्रह उसको बोलते हैं जिसका कोई मास नहीं होता, वो एक वैक्यूम एरिया होती है। उसका आविष्कार 1982 में रशिया ने किया कि ये ऐसी कोई निगेटिव चीज है जहां पे जाने पे कोई भी भारी चीज का वजन खत्म हो जाएगा। पर हमारे यहाँ के ज्योतिष में गुरु चांडाल योग बोलते हैं कि राहु के साथ गुरु बैठ गया तो वो गुरु की पूरा महत्ता खत्म कर देता है। मतलब अभी ये लगता है कि हम छोटे थे तो समझते थे कि सूरज है और ये घूम रहा है, सब ग्रह एक ही लाइन में आ गए तो एक लाइन में जाकर चिपक जाएंगे सूरज से, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि निगेटिव मास भी है। जितना वहां 100 किलो इधर पड़ा है उतना 100 किलो माइनस पड़ा हुआ है। ये कब से मालूम है हमको? छाया ग्रह के नाम पे समझाते रहते थे, पर एक्चुअलिटी। और एक चीज ये समझिए कि ये रशिया ने इसको बताया तो रशिया ने मेहनत की, वहां के साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत की, और हम लोग अदाल नंबर 1 बन के यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी चीज नहीं जानते। अभी आपको संस्कृत के ग्रंथ दे देंगे तो जर्मनी वाला पढ़ लेगा, हम लोग यहाँ बैठे एक तरफ रख देंगे, झूठ हटा देंगे, रख देंगे है कुछ, किसी को आएगा तो समझेंगे, पढ़ाएंगे। तो ये चीज है, हमको अपनी संस्कृति को, अपने दम को बढ़ाना है। एक लुटेरा हिंदुस्तान को लूटने के लिए आ रहा था यूनान से, जिसको हमने सिकंदर नाम दिया, दुनिया में उसका नाम अलेक्जेंडर था। वो जब भारत में आया तो उसको अफगानिस्तान के पास में एक साधु मिला। उस साधु को उसने बुलाया, उसकी बड़ी ख्याति थी उस एरिया में, 100-200 किलोमीटर के अंतर्गत में वो बड़ा मान्यता प्राप्त था। तो उसने सिकंदर ने बोला उसको बुलाओ, तो उसने बोला, सैनिक गया, उसको बोला कि उसको बुलाया जा रहा है, वो गया नहीं। बोले मुझे कोई क्या जरूरत, मैं क्या करूँगा, बड़ा सम्राट है। तो बोले इसको बहुत सारे सोना चांदी और ये सब कुछ दे दो। तो उसने कहा ये मेरे लिए व्यर्थ है, इसको तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले ऐसा कौन सा आदमी है जो मैं जाता हूँ उसकी जान ले लूंगा, उसको बोलता हूँ, तो उसको बोलता है मैं तेरी जान ले लूंगा। बोले ले लो मेरी जान। बोले तुमको डर नहीं है? बोले मेरे को क्या करता है। फिर उसके बाद वो जब चंद्रगुप्त से एक व्यवस्था के मुताबिक जब वापस गया, हार करके सेल्यूकस उसका मंत्री था, वो जब गया उधर से तो रास्ते में वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं मातृभूमि छोड़ करके ये सब कुछ करने के लिए निकला, इसमें खुशी कहाँ थी? खुश तो वो साधु था जिसको कोई फिक्र ही नहीं थी। तब उसको जब पक्का मालूम पड़ गया कि वो बहुत बीमार है और उस जमाने के बड़े बड़े हकीम और वैद्य उसके इलाज करने के लिए आए, तो उसने अपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं मरूंगा उस समय मेरा जनाजा ये हकीम और वैद्य उठा के लेके जाएंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा हकीम किसी की जान बचा नहीं सकता। राम नाम सत्य है, ये पक्का है, कोई इससे बच नहीं सकता। दूसरा उसने कहा कि पूरे रास्ते में मेरी जितनी भी लूटी हुई दौलत और जितने मैंने लूट खसोट की है वो सारी जमीन में रास्ते में दिखा देना, ताकि ये पता चले लोगों को कि ये लूटा हुआ पैसा और ये इतनी बड़ी बड़ी संपदा किसी काम की नहीं, जब जान जाती तो ये भी मेरी जान नहीं बचा सकती। और आखिरी बात उसने ये की, वो तो सब सुनते ही हैं, कि भाई मेरे दोनों हाथ जनाजे में जब निकले तो दोनों तरफ ऐसे खाली हाथ दिखा देना कि मैं दुनिया को लूटने चला था और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो आप इसी विचारधारा से कि हम इस युग के एक सेगमेंट में पैदा हुए हैं और इस सेगमेंट से खाली हाथ आए हैं,
खाली हाथ जाएंगे। ये सारी इंडस्ट्री वालों को एक इंडस्ट्री में एक ट्रस्टी के रूप में रहेंगे। इंडस्ट्री का मैं मालिक हूँ, मेरे 1000 आदमी काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री मेरी है। वो मुझे इज्जत दे रहे हैं, यही बड़ी बात है, और उसके साथ मुझे समाज में इज्जत मिल रही है, यही बड़ी बात है। इससे ऊपर ये विचारधारा जो है, ये गांधी जी की विचारधारा ट्रस्टी के रूप में, ये हिंदुस्तान से निकली है, ये हमारे देश भारत से निकली है, ये इस इंडिया से निकली है। इस बात को आप अच्छे से नोट करना और वही परंपराओं से आप आगे बढ़िए, और निश्चित रूप से आप लोग जीवन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ये जो स्टेटिक से डायनेमिक रिलेशन हुए हैं, माता सरस्वती को इंडस्ट्री में विराजमान करने का और गणेश जी को और लक्ष्मी माता को सरस्वती के दरबार में लाने का, ये जो बड़ा काम है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक ऐसा रिजल्ट देगा जो हम वी विल एक्सेल नॉट ओनली टू द आवर कंट्री, बट वी विल हेल्प अदर कंट्री, ऑल ह्यूमन काइंड, ऑल द एनिमल्स, ऑल द सॉइल बीइंग, सबको हम लोग वनस्पति को लेकर के सारी जगह शांति स्थापित करने में एक बड़ा रोल करेंगे। और एक आप लोग देखिए, आपका विजन आपको बढ़ाना होगा, आपको चलते रहने से सफलता मिलेगी। रुका पानी भी थोड़े दिन में खराब हो जाता है। DRDO है, बार्क है, RDCIS है, CSIR है, ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो पेपर छपते हैं उन पेपरों को जरूर पढ़िए, और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करिए। वो आशीर्वाद के बगैर आप एक्सेल नहीं करेंगे। आपके जीवन में कहीं न कहीं रिक्तता रहेगी, जिसको आप डिपेंड करेंगे। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और भी है, सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, इट इज ओनली जर्नी। ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। और ये गाड़ी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, चरवैती चलता ही रहेगा। ये कभी भी ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है, ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहेगा। ये दुनिया आएगी जाएगी, हमारे जैसे आप लोग आए, हमारा पीरियड था, फिर एक नई जनरेशन आएगी, और ये आगे वाली जनरेशन अभी पूरे दुनिया में कामयाबी के काम करेंगे, जिसमें आप लोगों का भी योगदान रहेगा। उसकी शुभकामनाओं के साथ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।